विधि आज बहुत खुश थी। वो अपनी शादी की सेज पर बैठकर विनीत का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, तूने आज मेरी बात सुन ही ली। जैसा मैं चाहती थी वैसा ही हुआ। मेरे पिता के कम खर्चे में ही मेरी शादी हो गई और मुझे इतना अच्छा परिवार भी मिला। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने सास ससुर की खूब सेवा करूंगी और उनको अपने माँ बाप की तरह ही मानूंगी भी। विधि ये सोच रही थी कि किसी के कमरे में आने की आहट होती है। उसे लगता है कि इस वक्त विनीत ही उसके पास आ रहा होगा, तो वो और सहम कर बैठ जाती है। कमरे में एक आवाज आती है, अरे बहू रानी, बड़ी शांत बैठी हो, लगता है जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। ऐसा बोलती हुई उसकी ननद परी उसके पास आ रही थी। आज तो तुम्हारी पहली रात है, तो मैं अपना नेक लेने के लिए आ गई। वैसे भैया तो मुझे आने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर मैं भी तो बड़ी जिद्दी हूँ, उनको वहीं रोक कर आ गई। जब तक मेरा नेक नहीं मिल जाता मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगी। क्यों, मैंने सही किया ना? जी दीदी, सबका अपना अपना हक होता ही है। तो फिर लाओ मेरा नेक, मैं चलूं फिर। विधि अपने पर्स को खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकालकर परी के हाथों में रखती है। मुझे क्या भीख मांगने वाला समझा है तुमने? ये क्या चिल्लर दे रही हो मुझे? दीदी, मेरे पास तो आपको देने के लिए यही था। हाय राम, मम्मी पापा ने क्या भिखारी के घर में शादी कर दी मेरे भाई की? मैंने क्या क्या सोचा था, क्या क्या बोलकर आई थी मैं अपनी सास को कि मेरे घर वाले मुझे बदले में क्या क्या देने वाले हैं, और ये तो मुझे चिल्लर पकड़ा रही है। ये अपने सिक्के अपने पास ही रख। परी वो पैसे विधि के ऊपर फेंक देती है और वहाँ से चलने वाली होती है कि परी के पिता शंकर वहाँ आकर बोलते हैं, तो क्या चल रहा है दोनों नंद भाभी में? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। जो भी हो रहा है, आप ही को पसंद थी ना ये लड़की। देखो तो जरा ये नेक में मुझे क्या दे रही है। अरे परी बेटा, विधि की आदत है मजाक करने की। तुमको देने वाली सोने की अंगूठी उसने पहले ही मुझे दे दी थी, ताकि वो उसे अलग ही रख सके और सामान में उसको ढूंढना ना पड़े। लेकिन तुमने उसको क्या क्या बोल दिया। शंकर सोने की अंगूठी परी की तरफ बढ़ाता है। अंगूठी पकड़कर परी बोलती है, मैं भी न जाने क्या क्या बोल गई। मुझे तो पता ही है कि मेरे पापा कभी कोई गलत काम करते ही नहीं है। वो खुश होकर विधि को गले लगाकर बोली, मेरी प्यारी भाभी, आपको नजर न लगे किसी की, और वहाँ से चली जाती है। पिताजी, मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं था, फिर आपने झूठ क्यों बोला? बेटा, अगर किसी के झूठ बोलने से किसी को खुशी मिलती है तो वो झूठ बोल देना चाहिए। तू अपने आंसू साफ कर और मुझसे वादा कर कि कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े तू कभी टूटेगी नहीं। चल, जो कुछ हुआ वो अब भूल जा। शंकर वहाँ से चला जाता है। विनीत कमरे में आता है। उसको देखकर विधि बैठ जाती है। विनीत बेड की एक साइड में लेटता है और विधि को बोलता है, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विधि लेट जाती है। विनीत उससे मुंह फेरकर लेटा हुआ होता है। विधि सोच रही थी कि उसने क्या क्या सपने देखे थे अपने पति को लेकर, और ये तो उससे मुंह फेरकर ही सो गए। जैसे तैसे रात बीती। अगली सुबह जब पड़ोस की औरतें बहू की मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ गई थी, तब सास सुधा आई और बोली, विधि, जल्दी से तैयार हो जा, मुंह दिखाई होनी है तेरी। और देख, मुझे किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। किसी को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि तू एक गरीब घर से है। वो ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। विधि तैयार हो गई थी। उसने सभी गहने पहने हुए थे जो उसको शादी में मिले थे। परी उसके पास आई और विधि के सुंदर रूप को देखकर चौंक गई। वो विधि से बोली, विधि, मुझे लगता है ये गहने तुम पर सूट नहीं कर रहे। क्यों ना तुम इन गहनों को उतार दो। वैसे भी ये इतने सस्ते लग रहे हैं, तो इनको देखकर तो पड़ोस वालों को पता चल ही जाएगा कि तुम एक गरीब घर से हो। तभी तुम्हारे घर वालों ने ये सस्ते गहने तुमको दिए हैं। विधि परी की बात मानकर वो गहने उतार कर वहाँ से नीचे चली जाती। औरतें घूंघट उठाकर विधि का मुंह देखने लगती है। उसको देखकर वो बोली, अरे सुधा, बहुत ही सुंदर बहू लाई हो, लेकिन क्या बहू पर कोई गहने वहने नहीं है जो बिना गहनों के आ गई? मैंने तो इसको बोला था कि पहन ले, लेकिन आजकल की लड़कियां भी नेचुरल ब्यूटी के चक्कर में सजना सवरना ही भूल गई है। सब हंसने लगते हैं। तभी दूसरी औरत कहती है, हाँ बहन, ये बात तो सही कह रही हो तुम। एक हमारा जमाना था, पैरों तक घूंघट करना होता है, चाहे भले ही आगे कुछ दिखे या ना दिखे। अच्छा, अब हम चलते हैं। ले, बहुत सारा शगुन। अमीर घर की बहू होने की वजह से विधि की झोली शगुन के पैसों से भर गई। सब औरतें वहाँ से चली जाती है। विधि भी अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ती है। सुधा उसको रोक लेती है। ओ साहबजादी, कहाँ जा रही है? ला, ये पैसे मुझे दे। ये सब मेरी वजह से तो आए हैं। अरे अगर मैं किसी के बहू को पैसे ना दी होती तो क्या तुझे कोई फूटी कौड़ी भी देता? हाँ माँ, वैसे भी इसने इतने सारे पैसे पहली बार ही देखे होंगे, तभी तो फट से इनको रखने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही है। विधि पैसे देकर जाने लगी। बहुत हुआ अब नई बहू का नाटक। चल अब फटाफट से खाना बना, हमें बहुत भूख लगी है। विधि खाना बनाने चली जाती है। खाना बनकर तैयार था। सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। जरा हमें भी दो, जल्दी से खाना देखे तो कैसा खाना बनाया है बहू ने। विधि सबको खाना देती है। ये कोई खाना बना है? इसे तुम्हारे घर के नौकर भी ना खाएं। हाय राम, कितना तीखा बना दिया है। तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या, या हमारे बड़े घर को देखकर खाना बनाना भूल गई है? अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतना अच्छा खाना तो बना है। तुमने ही अच्छा खाना खाया नहीं होगा आज तक, इसीलिए तुमको ये अच्छा नहीं लगा।
तुम तो चुप ही रहो जी, इसकी साइड लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तुमको तो ये कड़वा खाना भी बनाकर देगी ना, तुमको तो वो भी अच्छा लगेगा। तुम्हारी पसंद की बहू जो ठहरी। विधि बिना कुछ बोले सर को झुका लेती है, लेकिन उसकी आंखों से झलकते आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। मम्मी, मुझे अपने घर भी जाना है। मेरे लिए जो कपड़े आए हैं वो मुझे दे दो, तो फिर मैं अपने घर चलूं। तुम जैसी बहू लाई हो, भगवान ही जाने तुम्हारा क्या ही होने वाला है। अब यहाँ खड़ी खड़ी अपना मुंह क्यों दिखा रही है? मेरी बेटी को जाना है, जा। जो कपड़े तेरे मायके से आए हैं उनमें से मेरी बेटी के लिए कपड़े ला दे। विधि अपने घर से आई सारी अच्छी अच्छी साड़ियाँ उठाती है और परी के सामने लाकर रख देती है। दीदी, जो आपको पसंद हो वो साड़ी ले लो। सभी साड़ियाँ बहुत ही सुंदर और अच्छी थी, लेकिन परी को तो अपना ताना कसना ही था। ये कोई साड़ी है? तुम गरीबों को अच्छे कपड़ों की पहचान भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी पीठ बाजार से खरीद कर लाई हो। इनको लेकर अपने ससुराल गई ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर जाने वाली। परी साड़ी को फेंकती हुई बोली, लो तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल बिना साड़ी लिए ही चली जाऊं, कम से कम बेइज्जती से तो बचूंगी। पड़ोस की एक औरत आ जाती है, नीचे गिरी साड़ी को देखकर बोली, क्या बात है सुधा, इतना दहेज मिल गया क्या जो संभाले नहीं संभल रहा? साड़ी जमीन पर गिरा रखी है। अरे इतनी अच्छी साड़ियाँ उठाकर रखो भाई। मैं तो तुम्हारी बहू का मुंह देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। अच्छा, तुमको ये साड़ी अच्छी लग रही है? अब अच्छी है तो अच्छी लगेगी ना। आंटी, लगता है तुमको भी अच्छी चीजों की परख नहीं है, तभी ये तुमको अच्छी लग रही है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। शंकर सभी साड़ियों को उठाता है और बोलता है, कोई बात नहीं परी बेटा, अगर तुमको ये अच्छी नहीं लगी तो मैं तुमको पैसे दे दूंगा। अपनी मर्जी की साड़ी ले जाना। विधि अपने रूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है कि उसने क्या सोचा था और क्या हो गया है। अपने पापा की मेहनत की कमाई की ऐसी बेइज्जती होते देख उसे रहा नहीं जा रहा था, लेकिन वो बेबस लड़की करती भी तो क्या। अब तो उसको यहीं रहना था, यही उसका घर था। शंकर विधि के पास जाता है। विधि बेटा, मुझे पता है ये लोग तुझे बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखना एक दिन तेरी अच्छाई इन सबके सामने जरूर आएगी। ये तुझे जरूर समझेंगे बेटा। क्या होगा विधि का वैवाहिक जीवन? क्या कोई उसे समझ पाएगा या वो जिंदगी भर ऐसे ही रोती रहेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी अमीर सास वर्सेस गरीब बहू के साथ। विधि की शादी एक अमीर परिवार में हुई, लेकिन उसकी ननद परी और सास सुधा उसे बार बार उसकी गरीबी का एहसास दिलाती है। मुंह दिखाई का पैसा भी उससे छीन लिया जाता है और उसकी मायके से आई साड़ियों का अपमान किया जाता है। केवल उसके ससुर शंकर उसके साथ सहानुभूति रखते हैं। अब आगे। सुबह की पहली किरण के साथ विधि की आंखें खुली, लेकिन उसका मन भारी था। उसकी शादी को सिर्फ एक दिन हुआ था और अब तक उसे ससुराल में केवल ताने और अपमान ही मिले थे, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। अभी वो बिस्तर से उठ ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई। क्या अभी तक सो रही है? ये कोई गरीबों का घर नहीं है कि जब मर्जी आए उठो और सो जाओ। विधि जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है और सर झुका लेती है। सुन, रसोई में जाकर नाश्ता बना। ऐसा मत बनाना कि हमें फिर से तेरी गरीबी का स्वाद चखना पड़े। विधि जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है, लेकिन जैसे वो पराठे सेकने लगती है, परी आ जाती है। हे भगवान, ये क्या बना रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सड़क किनारे ढाबे पर जलता हुआ पराठा बना रहा हो। विधि चुपचाप काम करती रहती है। नाश्ता तैयार होते ही परिवार सब खाने के लिए बैठ जाता है। विधि भी सर झुकाए खड़ी रहती है। हाय राम, इतनी ज्यादा घी डाला है। पहली बार ब्रांडेड घी देखा तो झोंक दिया। मम्मी, इसकी गलती नहीं है, बेचारी ने देखा ही नहीं हुआ आज तक अच्छा घी। क्यों जरूरत थी इतना घी डालने की? पैसे पेड़ पर नहीं उगते। विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो जानती थी कि अगर उसने जवाब दिया तो ताने उसके माँ बाप तक दिए जाएंगे। वो ये सोचकर चुप रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा नाश्ता। तुम सबको तो बस बहाना चाहिए बहू को ताने मारने का। बस बस, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे क्या ही कहने। चलो बेटा, तुम बाहर से नाश्ता मंगवा लो, ये इसके लिए ही रखे रहने दो। दोपहर में सुधा विधि को अपने कमरे में बुलाती है। देख, इस घर में कोई फालतू बैठकर आराम नहीं करता। अगर तुझे हमारी बहू बनकर रहना है तो खुद को साबित करना होगा। जी माँ, आप जो भी कहेंगी मैं करूँगी। तो फिर आज रात की किटी पार्टी की सारी तैयारी तुझे करनी होगी। खाना बनाना, मेहमानों का स्वागत करना, सब कुछ। विधि थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर हामी भर देती है। विधि को लगा था कि उसका ऐसा करना सास के दिल में जगह बना लेगा, लेकिन उसको क्या पता था कि उसके साथ एक साजिश की जा रही थी। शाम होते ही घर मेहमानों से भर जाता है। विधि बिना बचे हुए काम कर रही थी। मम्मी, देखो तो भाभी के कपड़े, कितनी सस्ती साड़ी पहन रखी है। लगता है किसी गाँव की औरत यहाँ आ गई हो। तभी एक महिला हंसते हुए कहती है, सुधा जी, आपकी बहू तो बहुत साधारण है, लगता नहीं किसी बड़े घर की बहू है। सुधा झेप जाती है और गुस्से में विधि को घूरती है। तू मेरी इज्जत का तमाशा बनाने आई है क्या? जा जल्दी से चेंज करके आ।
विधि बिना कुछ कहे कमरे में चली जाती है और चुपचाप अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन लेती है। खाना सर्व करने का वक्त आता है। जैसे विधि खाने की प्लेट लगाती है, परी अचानक चिल्ला उठती है, अरे मम्मी, ये देखो दाल में कितना ज्यादा नमक है। सबकी नजरें विधि पर टिक जाती है, लेकिन परी ने खुद ही दाल में नमक मिलाया होता है। हे भगवान, मेरी तो नाक कट गई। पार्टी में भी तुझसे सही से खाना नहीं बना। सुधा जी, आपकी बहू को खाना बनाना भी आता है क्या? अब क्या करे आंटी, जब किसी गरीब घर की लड़की को अमीरों के बीच डाल दिया जाता है तो यही होता है। सब हंसने लगते हैं। विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी शंकर उठते हैं और खाना चखते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अगर नमक ज्यादा है तो थोड़ा सा नींबू डाल लो, समस्या हल हो जाएगी। इसमें क्या बड़ी बात है। शंकर की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन सुधा गुस्से में विधि को घूरती है और इशारे में उसे अंदर जाने को कहती है। विधि अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है। वो सोच रही थी कि क्या सच में उससे कोई गलती हो गई है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट होती है। विधि ने दरवाजा खोला तो सामने विनीत खड़ा था। अगर तुझे इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहना सीख। अगर एक और बार कोई गलती की ना तो याद रखना, मैं तुझे मायके भेज दूंगा। विनीत की ये बातें सुनकर विधि का दिल टूट जाता है। वो सोचती है, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मैं इस घर में कभी इज्जत नहीं पा सकूंगी? रात के अपमान के बाद विधि बहुत देर तक रोती रही, लेकिन सुबह होते ही उसने खुद को संभाला। उसे समझ में आ गया था कि इस घर में उसे अपने लिए खुद ही लड़ना होगा। सुबह सुबह ही सुधा की आवाज गूंज उठी, अरे बहू, कहाँ मर गई? जल्दी से चाय बना, और ध्यान रहे कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। विधि जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंचती है, परी उसका रास्ता रोक लेती है। भाभी, आज माँ की सहेलियाँ आने वाली है, ध्यान रखना कहीं अपनी गरीबों वाली हरकतें मत दिखा देना। विधि चुपचाप सर झुका लेती है और चाय सर्व करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुधा अपनी सहेलियों के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। सब अमीर घरों की बहुएं थी और अपने अपने घरों की बातें कर रही थी। सुधा जी, आपकी बहू तो बहुत सीधी सादी लग रही है। हाँ, लेकिन जरा बताइए, शादी में आपने इसे क्या क्या दिया? सुधा को जैसे मौका मिल गया हो। अरे बहन, हम तो इसे सर से पैर तक सोने में लपेटना चाहते थे, लेकिन इसके घर वालों ने हमसे कुछ भी लेने से मना कर दिया और खुद इतना सस्ता सामान दिया कि हमें शर्म आ गई। विधि दरवाजे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल बैठ गया था। वो जानती थी कि उसकी शादी में उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर दिया था, लेकिन अब उसकी माँ की मेहनत को इस तरह अपमानित किया जा रहा था। शाम को जब शंकर घर आए तो उन्होंने विधि को उदास देखा। क्या हुआ बेटी, फिर से किसी ने कुछ कहा क्या? विधि कुछ नहीं बोल पाई, बस आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुझे इस घर में अपनापन महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन याद रखना, अच्छे इंसान की अच्छाई देर से ही सही, लेकिन एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। अगली रात घर में सुधा के मायके वाले आए और उन्होंने सुधा को बोला कि वो बहुत भूखे हैं। अब क्या करूं? अगर खाना नहीं बना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और विधि ऐसा खाना नहीं बना पाएगी जैसा उनको पसंद है। मैं परी को बोलती हूँ। सुधा परी को खाना बनाने के लिए बोलती है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। उनकी ये बातें विधि सुन रही होती है। मम्मी, होटल से खाना ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं, इतनी रात में होटल से खाना आया तो क्या सोचेंगे कि इनके यहाँ कोई खाना बनाना जानता ही नहीं क्या? बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ऐसे तो। तभी विधि आकर बोली, माँ, अगर आप कहें तो मैं खाना बना सकती हूँ। सुधा ने पहले उसे संदेह से देखा, फिर सोचा कि वैसे भी कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है, लेकिन याद रखना, जरा भी गड़बड़ हुई तो तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। विधि ने पूरे मन से खाना बनाया। जब खाना परोसा गया तो मेहमान ने पहला निवाला लिया और फिर चौंक कर सुधा की तरफ देखा। अरे वाह, इतना लाजवाब खाना तो मैंने बहुत समय से नहीं खाया। आपकी बहू सच में बहुत गुणी है। सुधा को यकीन नहीं हुआ। उसने भी थोड़ा खाकर देखा और हैरान रह गई। खाना वाकई लाजवाब था। मैं पहले ही जानता था कि मेरी बहू बहुत हुनरमंद है। आज परी आसपास नहीं थी ना खाने के लिए, इसीलिए इतना अच्छा बना है। लेकिन सुधा को विधि की जीत बर्दाश्त नहीं हुई। इस लड़की को अगर अभी नहीं रोका तो ये मेरे सर पर चढ़ जाएगी। विधि को लगा कि आज शायद उसकी सास उसे थोड़े प्यार की नजर से देख रही होगी, लेकिन यहाँ तो सास उसे नीचा दिखाने की तरकीब सोच रही थी। क्या होगा आगे की कहानी में? क्या विधि दिल जीत पाएगी या सुधा फंसा लेगी उसे अपने जाल में? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी कहानी अमीर सास वर्सेस गरीब बहू के साथ। विधि ने अपने शानदार खाना बनाने के हुनर से मेहमानों को प्रभावित कर दिया, जिससे सास सुधा चिढ़ गई। अब सुधा को डर सताने लगा कि कहीं ये गरीब बहू घर में अपनी जगह न बना ले। रात को जब सभी सोने चले गए तो सुधा और परी अपने कमरे में बैठकर बातें कर रही थीं। मम्मी, ये गरीब बहू तो सबको अपनी तरफ कर रही है। भैया भी अभी इसे डांटते नहीं है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, लेकिन हमें इसे घर में राज करने नहीं देना। हमें इसे नीचा दिखाना होगा। कुछ सोचो मम्मी, कुछ सोचो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हम दोनों पर राज करेगी। वैसे भी हमने इसे इतना सताया है तो ये तो हमसे रह रहकर बदला लेगी। हाँ, तो ठीक कह रही है। कुछ तो सोचना होगा इस विधि की बच्ची के लिए।
अगले दिन दोपहर के खाने के समय जब पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है, सुनो जी, जब से घर में बहू आई है सब काम उल्टा ही होता जा रहा है। मैं सोच रही थी कि घर में पूजा कर ली जाए, वैसे भी काफी दिनों से घर में कोई पूजा भी नहीं हुई है। ये तो तुमने मेरे मन की बात ही छीन ली। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था कि विधि के हाथों ही इस घर में कोई पूजा कराई जाए। अगले दिन सब पूजा की तैयारी कर रहे थे। घर में कई मेहमान आए हुए थे। विधि सुबह से ही सारे काम कर रही थी, लेकिन सुधा और परी तो बस ये सोचने में बिजी थे कि कब विधि कोई गलती करे और कब उन दोनों का खेल शुरू हो। सब तैयारी हो चुकी है, बस प्रसाद की कमी रह गई है। अरे इतना सा काम तो विधि भी कर लेगी, थोड़ा सा हलवा ही तो बनाना है। हाँ, विधि तो सब कर ही लेगी। वैसे भी वो जो भी करती है तुम दोनों से तो अच्छा ही करती है। सुधा ऐसा सुनकर भुन सी गई और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। अब देखती हूँ कि तेरा हुनर कितना चलता है। विधि ने पूरी मेहनत से प्रसाद बनाया, लेकिन जैसी वो पूजा स्थल तक पहुँची, परी जानबूझकर उससे टकरा गई, जिससे प्रसाद के रूप में बनाया गया हलवा जमीन पर गिर गया। परी सुधा की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ी। सुधा समझ गई कि उसे अब क्या करना है। हे भगवान, इस मनहूस लड़की ने सारा प्रसाद गिरा दिया। अब हम भगवान को क्या चढ़ाएंगे? सभी मेहमान विधि की तारीफ करने लगे। विधि डर सी गई, क्योंकि प्रसाद पूजा का सबसे अहम हिस्सा होता है। वो उसकी गलती की वजह से जमीन पर गिर गया। माँ, मुझसे जानबूझकर कुछ नहीं हुआ, सच में। लेकिन सुधा ने सबके सामने उसे अपमानित करना जारी रखा। पहले हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब भगवान के प्रसाद का भी अनादर कर रही है। अरे अगर तुझे नहीं करना था तो हमें बता दिया होता, हम लोग खुद कर लेते। या तूने ठान रखी है कि घर के सारे काम खराब करना ही करना है तुझे। विधि मायूस नजरों से विनीत को देख रही थी। शायद उसे उम्मीद थी कि विनीत ये बोल देगा कि विधि की गलती नहीं है, काम करते वक्त ये किसी से भी हो सकता है। लेकिन विधि की लगाई गई ये उम्मीद झूठी निकली। शंकर विधि की निर्दोष आंखों को पढ़ सकता था। वो उसको ऐसी मायूस देखकर बोला, बस करो सुधा, एक छोटी सी गलती पर इतना बड़ा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आखिर विधि भी इंसान है। तभी एक मेहमान आए। भाई साहब, सच कहें तो गलती किसी से भी हो सकती है। बहू इतनी मेहनत कर रही थी, ये तो गलती से गिर गया। शंकर ने तुरंत हलवाई से नया प्रसाद मंगवाया और पूजा की रस्म पूरी करवाई। लेकिन इस घटना से विधि का मन बहुत आहत हुआ। रात को जब वो अपने कमरे में थी तो उसने पहली बार खुद से कहा, अब बहुत हो गया। अगर मुझे इस घर में अपनी जगह बनानी है तो खुद को और मजबूत बनाना होगा। रात भर सोचने के बाद विधि ने खुद से वादा किया, अब मैं किसी के तानों से डरकर रोऊंगी नहीं, बल्कि अपने कर्मों से खुद को साबित करूंगी। बहुत फायदा उठा लिया इन सब ने मेरे डर का। सुबह होते ही वो उठकर पूजा करती है और किचन में चली जाती है। सास सुधा और परी की उम्मीद थी कि वो अपमान के कारण मायूस होगी, लेकिन विधि ने पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास से घर के काम संभालने शुरू कर दिए। अरे वाह, इतनी सुबह उठकर सेवा करने का नया नाटक शुरू हो गया। आज से पहले तो कभी इतनी सुबह उठी नहीं तुम। नाटक नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी मुझे लगा कि तुम लोग जल्दी उठकर न जाने क्या क्या काम कर लेते हो, तो सोचा आज जल्दी उठकर देख लिया जाए। लेकिन मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आया कि तुम लोग जल्दी उठकर करते क्या हो। ये कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? क्या यही सब सिखाया तेरी माँ ने तुझे? नहीं माँ जी, माँ ने तो सिखाया है कि बेटी शादी के बाद ससुराल ही लड़की का घर होता है और उसे अपने मायके से मोह नहीं करना चाहिए, और जो लड़की ऐसा करती है उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। विधि परी की तरफ देखकर बोली, मुझे लगता है माँ जी शायद आप किसी को ये बातें सिखाना भूल गई हैं। विधि हंसते हुए चली जाती है। सुधा जल भुनकर रह गई। अब सुधा को विधि को नीचा दिखाने का एक और तरीका चाहिए था। उसने सोचा कि विधि को घर के खर्चे का हिसाब रखने का काम दिया जाए, ताकि अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे दोषी ठहराया जा सके। शंकर के आने पर सुधा शंकर से बोली, मैं सोच रही हूँ अब बहू आ गई है तो वही घर के सारे खर्चे का हिसाब रखेगी। वैसे भी मैं तो बूढ़ी होती जा रही हूँ, इतना सब याद कहाँ रहता है अब। ये तो बहुत अच्छी बात है, अभी से विधि को ये काम दे दो। सुधा विधि को बुलाकर बोली, बहू अब से घर का बजट और खर्च का हिसाब तुझे रखना होगा। तेरी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा भी तो हो। विधि समझ गई कि ये सुधा की कोई चाल है, लेकिन उसने बिना झिझक जिम्मेदारी ले ली। उसी शाम जब विधि अपने कमरे में थी तो विनीत आया। माँ को परेशान करने की जरूरत नहीं है, समझी? और उनसे मुंह भाषा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुझसे घर के काम नहीं संभलते तो बोल देना, मैं नौकर रख दूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम काम नहीं करोगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा या हम भूखे मर जाएंगे। विधि को अपने पति की इस बात का बुरा तो लगा, लेकिन उसने फिर भी अपने आज वाले बर्ताव के लिए उससे माफी मांगी और बोली, मुझे नौकरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में इतना भी काम नहीं है कि मैं ना कर सकूं। और रही आप लोगों को खाना देने की बात, तो वो तो मेरा धर्म है। विनीत वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। अगले कुछ दिनों में विधि ने घर का पूरा हिसाब किताब सही तरीके से संभाल लिया।
हर चीज का हिसाब उसकी डायरी में दर्ज था। परी चोरी से विधि के रूम में जाती है और डायरी उठाकर बोली, बड़ी चालाक बनती है, अब देखती हूँ कैसे हिसाब देती है माँ को सारे काम का। परी डायरी उठाकर वहाँ से चली जाती है। शंकर उसको देख लेता है। सुधा ने अपनी चाल के मुताबिक विधि से खर्च का हिसाब मांगा। चल बहू, बता कितना खर्चा हुआ, देखूं तो कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर रही। विधि डायरी लेने कमरे में गई, लेकिन डायरी को वहाँ ना पाकर घबरा गई। ये डायरी कहाँ चली गई, पता नहीं अब क्या होगा, कैसे हिसाब दिया जाएगा। विधि को शंकर की आवाज आती है, विधि बेटा बाहर आ जाओ, तुम भी ना जाने क्या क्या करती रहती हो। विधि आवाज सुनकर बाहर चली जाती है। अरे बहू, ये हिसाब की डायरी अपनी सास को देनी थी, परी के कमरे में नहीं रखनी थी। काम में इतनी बिजी रहती हो कि अपना कमरा ही भूल जाती हो। लो चेक कराओ हिसाब अपनी सास को। शंकर डायरी विधि को देता है। विधि डायरी सुधा के आगे रख देती है। सुधा ने हर पन्ना पलटा, लेकिन उसमें एक भी गलती नहीं थी। शंकर ने डायरी देखी और मुस्कुराकर बोले, बहुत बढ़िया बहू, इतनी सटीक गणना तो तुम्हारी सास आज तक नहीं कर पाई। बस हिसाब के नाम पर हमेशा टाल मटोल ही किया है इसने। सुधा का चेहरा उतर गया। परी भी गुस्से में वहाँ से चली गई। शंकर विधि भी हंसने लगते हैं। आखिर कैसे लेगी सुधा अपनी इस बेइज्जती का बदला? क्या नई चाल बताएगी परी सुधा को? क्या खरी उतरेगी विधि खुद से किए गए वादे पर? जानने के लिए जुड़े रहिए अमीर सास वर्सेस गरीब बहू के साथ। विधि ने घर के खर्चों का हिसाब इतनी अच्छी तरह संभाल लिया कि सुधा की साजिश नाकाम हो गई। शंकर ने उसकी तारीफ की, जिससे सुधा और परी और ज्यादा जलने लगी। लेकिन विनीत अभी भी विधि से बेरुखी से पेश आ रहा था। अब सुधा को विधि को नीचा दिखाने का एक और तरीका चाहिए था। उसके चलाए सारे पैंतरे फेल हो गए थे। अब उसने सोचा कि विधि को अकेला महसूस कराया जाए, जिससे तंग आकर वो खुद ही घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाए। नाश्ते के समय, बेटा मैं सोच रही थी कि बहू का बाहर आना जाना बंद कर देना चाहिए। अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो घर की लक्ष्मी को घर में रहना चाहिए। हाँ माँ, ये बात तो सही है तुम्हारी। और वैसे भी बाहर जाकर भी ये करेगी क्या? सब काम तो हम ही लोग कर देते हैं। सुधा की इस बात पर सभी सहमत हो गए। विधि ने सुना और मन में सोचा, मुझे पता है ये सब क्या चल रहा है। तुमको क्या लगता है मेरा घूमना फिरना बंद करा के तुम मुझे परेशान कर पाओगी? मैं भी अब हर तरह से तैयार हूँ। कुछ दिन बाद शंकर के एक पुराने दोस्त के बेटे की शादी का निमंत्रण आया। शंकर चाहते थे कि पूरा परिवार जाए, लेकिन सुधा को ये मंजूर नहीं था कि विधि किसी पार्टी में जाए और वहाँ लोगों से मेल जोल बढ़ाए। हम सब जाएंगे, लेकिन विधि घर पर रहेगी, और मेहमान भी तो आए हुए हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा? शंकर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी विधि ने धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, मैं नहीं जाती। आप सही कह रहे हो कि मेहमानों की देखभाल कौन करेगा। अरे सुधा जी, ये क्या बात हुई? आप सब पार्टी में जाओगे और विधि यहाँ पर रहकर हमारे लिए काम करेगी। मेरी मानो तो हम भी साथ में ही चलते हैं। क्यों शंकर जी, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये तो सोने पे सुहागा वाली बात कही आपने। इस बहाने हम बाहर भी घूम लेंगे और मेरे दोस्तों से भी मिल लेंगे। सुधा को ये सुनकर गुस्सा आया, लेकिन मेहमानों के सामने वो मना भी नहीं कर सकती थी। सब पार्टी के लिए तैयार हो गए थे। सुधा ने महंगे कपड़े पहने और महंगी ज्वेलरी पहनी। वहीं विधि ने एक नॉर्मल सी दिखने वाली साड़ी पहनी और बस एक सिंपल सी सोने की चेन से गले को सजा लिया। इतना साधारण होने पर भी शादी के फंक्शन में सभी की नजरें विधि पर टिक गईं। उसकी सादगी और तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर मेहमान उसकी तारीफ करने लगे। भाभी, आपकी बहू तो बहुत सुंदर है। इतनी सिंपल होने के बाद भी कितनी प्यारी लग रही है। कहाँ से ले आई हो ये चांद का टुकड़ा? सुधा को ये सुनकर जलन हुई, लेकिन वो बस इतना ही बोल पाई, पता नहीं आपको ये कहाँ से सुंदर लग रही है। मुझे तो ये गांव की गंवार लगती है। ये भी कोई पहनावा है? एक बार मेरे कपड़े देखो और इसके कपड़े देखो। गांव की लड़की और तुम्हारे घर में? फिर तो लगता है ये बहुत पढ़ी लिखी होगी, तभी तुम लोगों ने इसे अपने घर की बहू बनाई है। उनकी बातें सुनकर पास खड़ा शंकर का दोस्त बोल उठा, मुझे लगता है आपकी बहू में बहुत काबिलियत है, तभी उनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। वैसे अगर बुरा न माने तो एक बात कहूँ, मेरे ऑफिस में एक बड़ी पोस्ट खाली है। क्या विधि काम करना चाहेगी? ये सुनकर सुधा चौंक गई। विधि को इस तरह एक नया अवसर मिल रहा था। ये तो सुधा को एक फूटी आंख भी ना सुहाया। वो बोल पड़ी, नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे घर में क्या कमी है जो बहू काम करेगी? अरे बहू बेटी तो घर का काम करती हुई अच्छी लगती है। आप पार्टी एंजॉय करो ना। पता नहीं क्या लेकर बैठ गए हो। सुधा जल भूनकर अपने घर वापस आ गई। अगली सुबह सुधा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो किसी को बताने से हिचक रही थी। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। शंकर ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है।
वरना स्थिति और बिगड़ सकती है। सुधा की हालत देख विधि ने परी को फोन करके बुला लिया कि माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर परी आ तो गई, लेकिन उसे अपनी माँ की कोई खास चिंता नहीं थी। उसने बस माँ से ये बात पूछी, माँ मैंने अपनी सास से छुपाकर जो सोने के गहने तुमको दिए हुए हैं वो कहाँ रखे हैं? सुधा ने सोचा, यहाँ मेरी जान पर बनी है और इसे अपने गहनों की पड़ी है। शायद ही सोच रही होगी कि कहीं बिना बताए मैं मर गई तो उसके गहनों का क्या होगा। परी को वहाँ देखकर बोला, माँ परी आ गई है, अब तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद ही तुम्हारी देखभाल कर लेगी और सब संभाल लेगी। बेटी परी, मैं क्या कह रहा था कि जब तक तेरी माँ पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रहकर उनकी देखभाल कर लो। परी पिताजी सही कह रहे हैं, तुमको यहीं रहना चाहिए। उन सब की बातें सुनकर परी बोली, माँ को देखने के लिए मैं अपनी जिंदगी तो रोक नहीं सकती, मुझे अपनी ससुराल भी संभालनी होती है। भाई मैं अपने घर का काम देखूंगी या बीमार माँ की देखभाल करूंगी? देखो, दो बातों की एक बात, ये काम मुझसे तो नहीं हो पाएगा। परी की इस तरह साफ इनकार करने के बाद सुधा ने उम्मीद भरी नजरों से विनीत की ओर देखा, लेकिन विनीत भी असहाय खड़ा रहा। उसने भी ये जिम्मेदारी उठाने को पूरी तरह हामी नहीं भरी। विधि पास खड़ी ये सब देख रही थी। सबके लटके चेहरे देख विधि ने बिना किसी शिकायत के कहा, तुम माँ जी की चिंता ना करो, मैं उनकी अकेले ही देखभाल कर लूंगी। फिर विधि ने सुधा की सेवा शुरू कर दी। वो रोज उनके लिए समय पर दवाई लाती, उनका पसंदीदा हल्का खाना बनाती और रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। धीरे धीरे सुधा की तबीयत में सुधार होने लगा। एक दिन आधी रात को जब सुधा की आंख खुली तो उसने देखा कि विधि उसके पैरों की मालिश कर रही थी ताकि उसका दर्द कम हो जाए। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जो मेरी अपनी थी उस बेटी ने मेरी देखरेख के लिए साफ मना कर दिया और इस फूल सी लड़की को मैंने इतना सताया, इतना परेशान किया, फिर भी ये मुझे अपनी माँ समझकर बिना किसी स्वार्थ की मेरी सेवा कर रही है। सुबह होते ही सुधा ने पहली बार विधि को प्यार से बुलाया, बहू। विधि ने चौंक कर सुधा की ओर देखा। मैंने तुझे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, तुझसे नफरत की, लेकिन तूने मुझे माँ की तरह संभाला। सच्ची बहू वही होती है जो परिवार को जोड़ कर रखे, और आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर की असली लक्ष्मी है। विनीत और परी ये देखकर हैरान रह गए। मैं तो पहले ही जानता था कि विधि एक दिन सबके दिल में अपनी जगह बना ही लेगी। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुधा ने विधि को बहू नहीं बेटी की तरह मान लिया था। परी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विधि से माफी मांगी। विनीत भी विधि की अच्छाई देखकर उसकी कद्र करने लगा। विधि, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कभी अपने पति होने का फर्ज नहीं निभाया। हमेशा तुम पर ताने ही कसता रहा। तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, मुझे पता होने के बाद भी कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं तब भी तुम्हारे साथ नहीं रहा। लेकिन मुझे पता है तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि तुम मुझे आसानी से माफ कर दोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई पति अपनी पत्नी से माफी मांगता है क्या? और मेरे साथ जो भी हुआ मुझे उसका इतना दुख नहीं है जितनी इस बात की खुशी है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया। मेरे पति ने मुझे समझ लिया और मेरा परिवार मुझे इस घर की बहू नहीं बेटी मानने लगा है। विधि ने नौकरी करने की इच्छा जताई और इस बार सुधा ने ही उसे आशीर्वाद दिया और कहा, विधि बेटा, जो भी करना इसी लगन से करना, जैसे लगन तुमने इस परिवार को जोड़ने में लगाई है। मुझे विश्वास है तुम अपनी मेहनत से हर सफलता को हासिल कर लोगी। विधि सुधा के पैर छूती है। सुधा उसे गले लगा लेती है। गरीबी अमीरी से बड़ी नहीं होती, बल्कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। विधि ने अपने अच्छे व्यवहार और निस्वार्थ सेवा से सभी का दिल जीत लिया।